आपको लगता है के सिन्हा साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, आई एम श्योर अगर आप हिस्ट्री वापस पलटेंगे, ये कहीं ना कहीं एक अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व के साथ साथ परसेप्शन की लड़ाई है, जहां पर हर किसी को लगता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। एक हमला करेगा, दूसरा काउंटर अटैक करेगा, दूसरा कहेगा कि इन्होंने काउंटर अटैक किया तो फिर हम हमला करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एवरीवन इज फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए पूर्णिमा जी, ये लड़ाई जैसा आप बता रही हैं, लड़ाई आज के दिन में जियो स्ट्रैटेजिक है। 21वीं सदी के दूसरे दशक के बाद ये लड़ाई चल रही है। पूरे विश्व के अंदर में जद्दोजहद है कि मल्टीपोलैरिटी रहे, यूनिपोलर रहे और क्या हो। उसमें वेस्ट एशिया में लड़ाई आया कब? ये आया तो पिछले साल आया, 1 साल हो गई यदि हम देखते हैं। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बनाया गया जिसमें फ्रंटलाइन स्टेट ईरान है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना भी है, रशिया भी इसके साथ में है, मगर प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, यदि हम उसको फॉल्ट लाइंस को पढ़ें और बैटल इंडिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेशंस को पढ़ें तभी हो सकता है। देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, इंडिया घुस जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं बात करता हूं आपको सीधे बैटल इंडिकेटर्स के और जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटर्स हैं। नेतन्याहू साहब ने कल, उसके पहले क्या हुआ बाद हुआ उसकी छोड़ देता हूं। नेतन्याहू साहब ने एक बात की, उन्होंने एड्रेस किया ईरान के लोगों को और ईरान के लोगों को ये बताया कि आप लोग त्रस्त हैं, आपको दबाया जा रहा है, एग्जैक्ट उनका। उसके बाद रिटेलिएशन आया है और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली हो रही है। तो ये रिजीम चेंज तो कहीं है ही। इब्राहिम रईसी का मारा जाना, उसको कह दिया कि हाँ वो हेलीकॉप्टर से मारा गया है या उसमें क्रैश हो गया, उसमें भी पेजेस के नाम आ रहे हैं कैसे उसको करप्ट हुआ, उसके पूरे लीडरशिप को। आज वहाँ पर एक लिबरल कियान साहब का ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट है। जो अयतुल्ला खुमैनी जो 1975 के दशक से आए थे और आज वो काफ़ी कंप्रोमाइज हैं, एज फैक्टर्स भी है। रईसी उनके सेकंड लाइनअप से उनको मार दिया गया है और वहाँ पर ईरान में हुआ इलेक्शंस और इलेक्शन में चेंजेस आए, तो टोटल रिजीम चेंज के ऊपर थिंकिंग चेंजेस हैं। दूसरा बैटल इंडिकेटर्स आज आया है, क्योंकि मैं और बात करूंगा कि ये हो जाएगा, उस वक्त छोड़ दीजिए। दूसरा बैटल इंडिकेटर्स ईरान की तरफ से, ईरान ने कहा ठीक है, उसने सेकंड, क्योंकि उसको पुल कर रहा है। यदि उसने लेबनान के अंदर में इतनी बड़ी एक्शंस लिया है और उसने 80 बंकर ब्रस्टर मार करके उसके लीडरशिप को खड़ा, और वो 32 साल से वहां पर खड़ा, तो आज उसके बाद जब ये रिटेलिएशन होने के बाद वो कहता है, ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि हमारे ऑयल रिफाइनरी, और ये वहां की आईडीएफ ने कहा है कि उनके ऑयल रिफाइनरी या ऑयल फील्ड हमारे निशान है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली इसकी आकलन कर देता हूँ। और उन्होंने कहा यदि आप ये करेंगे तो सऊदी अरेबिया, ईरान क्या कहता है? सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतार का नाम नहीं लिया उसने, इनके ऑयल फील्ड को बर्बाद कर दिया। तो मैं अपनी सोच बताऊं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको बैटल इंडिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेशंस जो आ रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसके पहले जो चाइना है, वो हमास और उसके जो वहां पर दूसरे जो हैं फिलिस्तीनी, उनका मिलाप करके कुछ अपना वो बनना चाहता है लीडर। वो कहीं चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर आ जाए, गलवान के ऊपर में, और यहाँ घुस जाएगा। उसकी ये फितरत, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं। चाइना इज आउट। उधर रशिया उधर अपने ही को संभाल नहीं पा रहा है उस वॉर में। तो देखिए, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होने से पहले यदि सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जो अमेरिका ने अपने एक स्ट्रैटेजी को बदला, अब द हॉराइजन स्ट्रैटेजी, हम अब द हॉराइजन से सब चीज कंट्रोल कर लेंगे, और इसलिए वो अफगानिस्तान। तो आज जद्दोजहद है, इसमें आज के दिन में जो टेररिज्म का हिस्सा है। एक सेकंड दीजिए, यदि आप दे सकती हैं जी सर, अदरवाइज ठीक है मैं पास कर देता हूँ। नहीं, कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए। देखिए, हम थोड़ी तथ्यों पे बात करें। जो इस इलाके में जो टेररिज्म है, और कल भारत का एक बयान आया है और उस बयान में ये कह रहे हैं कि ये कल का बयान है भारत का, ये उन्होंने बीच में फलस्तीन का भी मुद्दा डाल दिया था। तो अभी वो कहते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई में हम टोटल इस इलाके में, भारत कहीं घुस नहीं रहा है, ये आप लेके चलिए। कोई बीच बचाव करने का ना, बीच बचाव करने की जरूरत
मेरा ये मानना है ये सब चीजें हो रही हैं, थिंग्स विल टेक हिज ओन शेप, और इसमें ईरान फंस चुका है, बुरी तरह फंसा। हाँ, तो आप फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बन सकते किसी दूसरे देशों के तरफ पे, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी खत्म ही, ये बैलेंस ऑफ पावर होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे कि हमास नहीं मारा गया, ही नहीं, ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट ऐसी नहीं है कि इसमें विजय फतह का पड़ गया और खत्म हो गया, बस चीजें बहुत संभलेंगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। जेके त्रिपाठी सर, आपके पास आते हुए मैं एक सवाल को मैं फिर से दोहराती हूँ क्योंकि उसका कुछ हिस्सा छूट गया था। मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरे सिचुएशन में इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट, साउथ एशिया पर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो रिजिम चेंज की बात हो रही है, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए पूर्णिमा, जहाँ तक ये बात है कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का क्या रोल होगा, तो प्रभाव तो एक दृष्टि से पड़ सकता था, वो कि अगर ऑयल प्राइसेस में चेंज लगातार हो और उसके वजह से स्पाइरल इफेक्ट की वजह से या डोमिंगो इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। इट इज ऑलरेडी 5% अप सर, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 5% अप। लेकिन देखिए, ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें पिछले 3 साल से, तो ऑयल प्राइसेस ऑटो करेक्शन होता रहा है उसमें। ऐसा पहले जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो ऑयल प्राइसेस 100 पार कर गए थे, लेकिन फिर वो घट करके 70-72 पे आ गए और अब फिर 90 के करीब ब्रेंट क्रूड ऑयल है। तो ये धीरे धीरे ये टेम्पोररी होता है, उसके बाद प्राइसेस ऑटो करेक्शन मोड में होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद फिर अगर ये लड़ाई लंबी चली तो भी प्राइसेस ऑटो करेक्शन के मोड में आ जाएंगे, कोर्स करेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये होगी, देखिए भारत का रोल जो आप कह रहे हैं कि भारत का रोल ऐसा नहीं है कि हम जाकर के वहाँ लड़ाई में कूद पड़े और एक्टिव बनने के नाम पे हम कह दें कि नहीं हम यहाँ आ गए और आप लोग लड़ाई बंद कर लीजिए। ऐसा कोई भी राष्ट्र भी नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ एक राष्ट्र कर सकता है आज की डेट में दुनिया में, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर वो चाहे तो ये लड़ाई बंद करवा सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक तरह से मजबूर है। उसके यहाँ 62% उसकी इकॉनमी जूस के कब्जे में है, और अभी इलेक्शन जो 5 नवंबर के होंगे उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद जूस वोटर्स की है। इसलिए अमेरिका अभी नहीं चाहेगा कि वो लड़ाई बंद कराए। आपने देखा अमेरिका एक और ये कह रहा है, कहने को कह रहा है, लिप सर्विस दे रहा है कि लड़ाई बंद हो, दूसरी ओर इजराइल को सैन्य सहायता भी दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी बंद होगी। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ईरान फंस रहा है। ईरान को इंस्टिगेट किया, उकसाते रहे, इंस्टिगेट करते रहे कि ईरान कुछ वार लगाता पहले करे, ईरान ने किया। लेकिन अभी इसके साथ भी आपने देखा कि ईरान लगातार नहीं कर रहा। ईरान ने 200 मिसाइल दागे, उसके बाद ईरान कर रहा हमारे ओर से कार्रवाई पूरी हो गई। ये एकदम ठीक वैसे ही होता है जैसे सीरिया में ईरानी जनरल को मारा गया था और उसके बाद से ईरान ने कुछ कार्रवाई की, इजराइल ने कुछ कार्रवाई की और उसके बाद शांत हो गया। ईरान और इजराइल के बीच की डायरेक्ट झड़प। इसमें एक चीज़ आप देखिए कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वार ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, चीन, रूस और सारी चीज़ें। आप देखिए किसी भी युद्ध में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कौन कौन होते हैं। यहाँ पे जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, पहले गल्फ में कितने स्टेक होल्डर्स ने ईरान का साथ दिया है? किसी ने, शायद तुर्की को छोड़ के किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ पर ईरान का साथ नहीं दिया। इजिप्ट, जॉर्डन ने भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया, लीबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, कितने लोगों, सऊदी अरेबिया में भी हल्के फुल्के ढंग से शाह फैजल ने कहा है जो मैटर करता है MBS, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। त्रिपाठी सर, विद योर परमिशन जल्दी से एक रिएक्शन यूके देवनाथ सर से, मुझे हेडलाइंस के लिए क्योंकि जाना है, 1 मिनट मेरे पास है। देवनाथ सर, अभी टेररिज्म की बात हो रही थी, फिर आ जाती है बात इस बात पर कि क्या टेररिज्म की सटीक डेफिनेशन ना होना
सब अपने अपने लिहाज से देखते हैं उसको। टेररिज्म की सटीक डेफिनेशन ना होना क्या ये जस्टिफाई करने का मौका देता है जब ये इजराइल कह देता है कि ईरान को हम मैप से पूरी तरीके से हटा देंगे, या ईरान कहता है या बाकी कंट्रीज कहती है कि हमको दबाया जा रहा है, हम तो रिटालिएट करेंगे, हम अपना बचाव करेंगे, डिफेंसिव मोड में आएंगे। जी हाँ पूर्णिमा जी, अब दुनिया जो है ऑर्गेनाइज होती जा रही है। भविष्य के दुनिया में अनऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, टेररिस्ट और जो गुरिल्ला हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी कोई जगह नहीं होगी। हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सोचते हैं कि उनके ऊपर या उनके जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है बाई ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, जैसे कि हम पीएलओ के समय से देखते रहे हैं, यासिर अराफत के समय से देखते रहे हैं, बाद में अल फतह, अब हमास, कि फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं उन्हें लगता है कि उनको घरों से डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो